और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गांव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी करके आप अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परंपरागत खेती से हटकर कुछ और काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने मुनाफे को दोगुना कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं रेशम कीट पालन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में रेशमी साड़ियाँ पहनने का चलन काफ़ी पुराना है और न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी भारत की साड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप रेशम के कीट का पालन कर सकते हैं और आर्थिक मुनाफे को दोगुना कर सकते हैं। हमारे देश में रेशम की साड़ियों का विशेष स्थान है। पुराने समय से ये भारतीय नारी का परंपरागत पहनावा है। भारत की रेशमी साड़ियाँ देश के बुनकरों की शिल्पकला का ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए भारत में रेशम कीट पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। रेशम कीट पालन करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम उत्पादन या इसकी खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेशम कीट पालन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत में इस उद्योग में शीघ्र उत्पादन शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि कार्य और अन्य घरेलू कार्यों के साथ भी इस उद्योग को आसानी से किया जा सकता है। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम दो प्रकार का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वहीं बिना शहतूत वाले रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। रेशम उत्पादन के कई फायदे हैं, जैसे रेशम कीट पालन में रोजगार की पर्याप्त क्षमता है। रेशम कीट पालन से किसान कम समय में अधिक आय ले सकते हैं। खास बात यह है कि रेशम कीट पालन को महिलाएं भी बड़े आराम से कर सकती हैं। अगर सही मार्गदर्शन में किसान रेशम कीट पालन की ट्रेनिंग लेकर इस व्यवसाय को अपनाएं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कीट से तैयार कोकून से रेशम निकालने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। रीलिंग मशीनरी, रीलिंग प्रोसेस पैरामीटर, मैनुअल और मैकेनिकल ऑपरेशंस में शामिल मानव कौशल और पानी की गुणवत्ता ऐसे प्रमुख कारक है जिनका कच्चे रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। इनमें कोकून की गुणवत्ता कच्चे रेशम की उपज और उत्पादकता पर प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। बेहतर गुणवत्ता वाली रेशम के लिए कोकून को गर्म हवा में सुखाया जाना चाहिए। इससे प्यूपा मर जाता है। साथ ही कोकून शैल की परतें आसानी से अलग की जा सकती है। कोकून का भंडारण। कोकून को लंबी अवधि के भंडारण के लिए एक उपयुक्त भंडारण कक्ष में रखा जाता है। कोकून भंडारण में कमरे के केंद्र में 20 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान होना चाहिए और कमरे के अंदर की हवा में करीब 55% आर्द्रता होनी चाहिए ताकि कवक कोकून पर हमला ना कर सके। कोकून की छटाई। इस दौरान कोकून की छटाई की जाती है। इस दौरान खराब या डबल कोकून, मटमैला कोकून, पिघला, संक्रमित या फिर विकृत कोकून को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद रेशम के रेशे निकाले जाते हैं जिनका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने में किया जाता है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं सीप पालन के बारे में। किस तरह से आप सरलता पूर्वक सीप पालन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो आपने सीप पालन के दौरान ध्यान रखनी है और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें बरतने की आवश्यकता है। आइए तमाम बातें जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। इसे शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों से या फिर मछुआरों से सीप खरीदकर पालन शुरू किया जा सकता है। सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं। धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वह उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। मोतियों के बाजार में अच्छी मांग होने के कारण इससे बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है। किसान मछली पालन के साथ साथ भी सीप पालन कर सकते हैं। इसके लिए जिस तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहां बांस गाड़कर और दोनों ओर से रस्सी बांधकर उस रस्सी में सीप को लटकाया जाता है और करीब 8 से 10 माह में सीप मिल जाते हैं। सीप के साथ ही मछली पालन भी चलता रहता है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सीप और मछली पालन में अलग से कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। कम जगह में अधिक आय संभव। सीप पालन में काफी आसान। इसे शुरू करने में लागत कम आती है। मछली के साथ सीप पालन कर सकते हैं। सीप पालन के लिए तालाब में 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए। इस तालाब में सबसे पहले चूना डाला जाता है। इसके बाद खाद डाली जाती है जिसमें गोबर की या सूकर की खाद इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा यूरिया भी डालें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में पादप प्लावक होने चाहिए। इस तरह छोटे तालाबों में करीब 30 से 35 हजार सीप पाले जा सकते हैं। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है।
सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीड के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 महीने बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। इस व्यवसाय को कम कीमत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। वहीं बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए होता है। इसके अलावा मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। सीप से कई तरह के सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वे सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने सीप पालन के बारे में जाना। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुर पका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद?
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी, उन्हीं की मुंह जुबानी। खेतों में जैविक तकनीकों के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला गया है, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर उसे मुनाफे के कारोबार में बदल दिया है। आप जिस खेती को घाटे की वजह मानते हैं, उसमें जैविक तरीके से कैसे सफलता पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपीगंज स्थित गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान रामनिवास मौर्य से सीखा जा सकता है। मेरा गांव राखू खोट चिकनी, राप्ती नदी के बगल में, यहाँ से नदी 500 मीटर दूरी है और यहाँ से 30-35 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। मोटे अनाज जैसे सांवा, कोदो, टांगुन, मेरुआ का खेती होता था और कुछ पैदावार भी नहीं होता था। इसको बोरे में भर कर या खांची में भर कर उठा कर लेके जाते थे, इतना पैदावार इतना कम होता था। रामनिवास पिछले 15 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। खेती करने का ये जज्बा उनके अंदर तब आया जब उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और दुष्परिणाम की खबरें देखी और पढ़ी। बाद में ये एक स्थानीय संस्था से जुड़े और उनसे जैविक खेती के बारे में जानकारियां लेकर रासायनिक खेती को छोड़कर उन्होंने जैविक खेती शुरू की। जैविक खादों के प्रयोग से इनके खेतों की मिट्टी में लगातार सुधार होने लगा, जिसके बाद लगभग 5 वर्ष पहले से इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना लिया और आज रामनिवास सफल जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती हम 2005 के बाद से शुरू किए हैं। जानकारी हुआ तो धीरे धीरे हम लोग जैविक खेती पर काम करने लगे। और जीरो बैलेंस उसको बोलते हैं। इसमें अपने घर का जो गाय का मूत्र, गाय के गोबर से हम लोग बनाते हैं और नीम का पत्ता, धतूर और दहिया, मदार, यही सब का पत्ती से हम लोग सड़ा करके उसको बनाते हैं कीटनाशक। और गाय के मूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत खाद बनाते हैं, तो उससे कम लागत लगता है और जो उपजा जो उसमें जो पैदा होता है और अच्छा होता है, उसमें रासायनिक नहीं पड़ता, इसलिए उसमें कोई बीमारी नहीं रहता है। उन्होंने जैविक खेती को एक मिशन के रूप में लिया है और इस मिशन से अपने क्षेत्र के कई किसानों को भी जोड़ा है। रामनिवास अपने खेत से ही अपने उत्पादों की बिक्री भी करते हैं। वो अधिकतर देसी बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उत्पाद या फसल स्वादिष्ट हो। जैविक उत्पाद के कारण उनकी उपज अब ज्यादा दामों में बिकती है। रामनिवास मौर्य बताते हैं कि उनके पूर्वज तो बहुत वर्षों से मोटे अनाजों की खेती करते आ रहे थे, इसलिए इन्हीं मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए वो अनाज बैंक भी चलाते हैं, जहां से किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं ताकि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिल सके। वो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मोटे अनाज की मांग काफी बढ़ी है। किसान इसे कम पानी में उगा सकते हैं और इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत भी नहीं होती है। ये मटका कीटनाशक है, एक कीटनाशक का काम करता है, जैविक कीटनाशक इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें पहले तो पानी डालेंगे, पानी के बाद गौमूत्र रहेगा, गौमूत्र के बाद सुरती का गांठ, लहसुन, मिर्चा और दहिया, मदार, कनैल, नीम का पत्ती, सुरती का गांठ, इसको सबको मिला करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद 15 दिन में ये तैयार हो जाएगा। इसको निकाल करके 1 लीटर जो रहेगा
तो लगभग 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो कोई प्रकार का कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। जितना भी कीड़ा होगा कोई सब भाग जाएंगे। अपने खेतों में रामनिवास गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोमूत्र, वर्मी डस्ट आदि का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करते हैं। रामनिवास खेतों से निकलने वाले पराली और अन्य खरपतवारों को एक गड्ढे में एकत्र कर उनका कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिनका प्रयोग ये जैविक खाद के रूप में करते हैं। जैविक खेती के लिए मौर्य जी अपने खेत पर ही जैविक कीटनाशक भी तैयार करते हैं। इसको तैयार करने या बनाने के लिए वो देसी गाय का गौमूत्र, नीम की खली या पत्ती, लाल मिर्च, लहसुन सहित कई चीजों का प्रयोग करते हैं और फिर इन्हें अपने सब्जी फसलों और अन्य फसलों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि कम लागत में ही उनकी फसलों से बढ़िया पैदावार प्राप्त हुई और बाजार में उनके जैविक उपज की पहले की तुलना में अधिक कीमत मिली, जिससे जैविक खेती में उनकी रुचि और बढ़ती चली गई। इस समय रामनिवास के खेतों पर गेहूं, सरसों, चना, मटर, बैंगन, लहसुन, आलू और प्याज की नर्सरी आपको दिखाई देगी। उसके बाद धीरे धीरे अपना कोई साधन भी नहीं था पानी का, मेन पानी का साधन, और कभी बाढ़ आ जाता था तो कभी सूखा पड़ जाता था, तो दोनों दिक्कत था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर 2000 के बाद एक संस्था आया, गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया खेती के बारे में। तो सब मेहनत करने के बाद यहाँ बोरिंग वोरिंग भी हो गया और इसमें धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों सबका खेती होने लगा। रामनिवास का कठिन परिश्रम ही है जिसके कारण कि आज इनसे जानकारियां लेने आसपास के अन्य किसान भी आते रहते हैं। रामनिवास का कहना है कि यदि सरकार जैविक किसानों को एक बाजार उपलब्ध करा दे तो हम जैविक किसानों के सामने बाजार की जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी हो जाएगा और किसान जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ेंगे। रामनिवास जी ने 15 साल पहले छोटे स्तर से मोटे अनाज की जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन आज उनके प्रयास से उनके क्षेत्र में बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे हैं। मौर्य जी की सफलता को देखकर दूसरे जिलों के किसान भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं और सिलसिलेवार तरीके से ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तो किसान साथियों, हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।